नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जियो विद मधुर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का एक छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, इसमें बेसिकली आपको एग्रीकल्चर में किस किस तरीके से अलग अलग फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। और इसमें मेजर सीजन्स के बारे में, मेजर क्रॉप्स के बारे में बेसिकली बात की जाती है। तो आज मेरी जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ सिर्फ टाइप्स ऑफ फार्मिंग या टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स के बारे में बात करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में एग्रीकल्चर एक बहुत पुरानी एक्टिविटी है। इट्स एन एंशिएंट एक्टिविटी यू कैन से। और भारत में एग्रीकल्चर विद टाइम बहुत चेंज होती हुई आई है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रिमिटिव टाइम से हो रही है और वहाँ से लेकर आज की जो मॉडर्न फार्मिंग है वहाँ तक हम आ चुके हैं। तो क्लास 10th में जो टॉपिक बेसिकली आपको पढ़ने होते हैं वो है 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर लेते हैं। सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर का वो मेथड है जिसमें फार्मर खेती सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाहन। लाइफ को बस चलाने के लिए खेती की जाती है। फसल का इस्तेमाल जनरली अपने ही घर में खाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो पैदावार होती है, जो यील्ड होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और इसके अपोजिट जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली बड़ी ज़मीन पर, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पर की जाती है और बेसिकली उसको बेचने के लिए मार्केट में खेती होती है। जो क्रॉप उगेगी, जो फसल उगेगी, उसे मार्केट में सेल करना होता है। तो इस तरीके से ये 2 फार्मिंग मेथड हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी एक्चुअली आगे टाइप्स हो जाते हैं। जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सबसे पहला जो टाइप आता है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली एक उस तरह की फार्मिंग है जिसमें फार्मर जमीन पर जब खेती करते हैं तो बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुराने मेथड जो एग्रीकल्चर के हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना टाइप है। इसमें फार्मर छोटी सी जमीन पर बैलों की सहायता से हल लगाते हैं और साथ में फावड़ा, कुदाल, डिगिंग स्टिक, इन जैसे छोटे छोटे बेसिक औजारों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं। अगर मैं बात करूं इरिगेशन की, तो यहाँ पर सिंचाई के नाम पर मॉनसून पर डिपेंडेंसी होती है और मैन्योर यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होता, खाद यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है। फार्मर पूरी तरीके से सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो उसका प्राकृतिक उपजाऊपन है, उस पर ही निर्भर करता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पूरी फैमिली लेबर की तरह काम करती है और पैदावार सिर्फ इतनी होती है कि फैमिली अपना साल का काम या कुछ महीनों का काम चला सके, बाद में उसको फिर और कुछ देखना पड़ता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल भारत में और दुनिया में देखने को मिलता है दोस्तों, वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश मतलब काटना एंड बर्न मतलब जलाना। तो बेसिकली ये खेती ट्राइबल जोन्स में होती है जहाँ बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल्स जंगल के एक हिस्से को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं यानी स्लैश करते हैं, और बाद में बचे हुए पेड़ों के हिस्सों को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख होती है उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उसमें फिर खेती की जाती है। यहाँ पर भारत के या दुनिया के किस हिस्से में ये खेती हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि इसमें फसल कौन सी लगाई जाएगी। इसमें गेहूं भी उगाया जाता है, इसमें सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद जो ज़मीन होती है उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है एक्चुअली वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसमें कोई फर्टिलाइज़र या कोई मैन्योर का इस्तेमाल नहीं होता, खाद का इस्तेमाल नहीं होता। तो विद टाइम सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और उस टाइम पर फार्मर्स को इन जगहों से जहाँ पर वो खेती कर रहे थे उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है और वही सारा काम दोबारा से करना पड़ता है। तो इस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती भी कहा जाता है, झूम खेती भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत साल पुराना है, तभी इसका नाम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। और इसमें फार्मर जंगल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। दुनिया भर में और भारत में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसको दीपा, कहीं पर इसको रोको, कहीं इस पर पमालो, पामलो, कहीं पर इसको लदांग, कहीं पर इसको कुनुकू
अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत के अधिकतर मध्य प्रदेश के एरिया में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये खेती देखने को मिलती है। बाकी भी जगहों पर होती है, बट इन 2 जगहों पर ये ज़्यादातर खेती देखने को मिलती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक दूसरा रूप और आता है, जिसे बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली उन एरियाज में होती है जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर लैंड पर बहुत ज़्यादा होता है, खेतों का साइज बहुत छोटा होता है, साल में 2 से 3 क्रॉप एक साथ खेतों में उगाई जाती हैं। और इसका बेसिकली इंटेंसिव होने का कारण है हमारे देश का एक कानून, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आप सब जानते हैं हमारे देश में फादर की प्रॉपर्टी जो होती है वो बच्चों के बीच में बांट दी जाती है। इससे धीरे 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 जो ज़मीन का साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है और जो फार्मर्स होते हैं उनको कम ज़मीन से अधिक पैदावार, ज़्यादा फसल उगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो मॉडर्न फार्मिंग के इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं और खेती करते हैं। यहाँ पर खेती साल में 3 बार होती है, 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ज़मीन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली लेबर काम करती है, इसलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। ये जो मैंने पिछले 2 बताए आपको, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये दोनों सब्सिस्टेंस फार्मिंग के एग्जाम्पल थे। अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग पर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली वो फार्मिंग मेथड है जिसमें बहुत बड़ी ज़मीन पर लार्ज अमाउंट में खेती की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल लेबर का इस्तेमाल कर कर खेती करवाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में उगने वाली जो फसलें होती हैं वो ज़्यादातर कैश क्रॉप्स होती हैं जिनको मार्केट में ईजिली बेचा जाता है। अब कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यहाँ सब कुछ बहुत लार्ज स्केल पर होता है। कमर्शियल फार्मिंग का जो सबसे एडवांस रूप है दोस्तों वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, जनरली कई स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। इस सिंगल क्रॉप को उगाने में और उसका ध्यान रखने में कई 100 वर्कर्स का इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चरल लेबर का इस्तेमाल होता है। जनरली ये लेबर बहुत ही स्किल्ड और चीप होती है, सस्ती होती है, लेकिन स्किल्ड होती है। जैसे चाय के बागान, अब आपने अगर देखा हो तो कई किलोमीटर में चाय के बागान होते हैं। उन चाय के बागानों में डेली पत्तियां तोड़ने का काम होता है। तो जो लोग ये पत्तियां तोड़ते हैं उनकी सैलरी डेली वेजेस पर काफ़ी कम होती है, लेकिन ये लोग बहुत स्किल्ड होते हैं, इन्हें पता होता है कि पत्तियां कैसे तोड़नी है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी ज़मीन पर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। मॉडर्न फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, थ्रेशर, कटर, मतलब जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज है, जो मॉडर्न इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के, वो सब कुछ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस की, तो इट इज़ अ वेरी वेरी मनी ड्रेनिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगता है, इसमें बहुत बड़े अमाउंट में लेबर लगता है। और क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है ये एक्चुअली मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर है, यहाँ पर क्रॉप्स मार्केट बेस्ड उगाई जाती हैं, तो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। भारत में कुछ 4 से 5 क्रॉप हैं जो प्लांटेशन में उगाई जाती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना, रबड़ एंड दैट्स ऑल। 1-2 क्रॉप्स और हो सकती हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि चाय भारत के असम में उगाई जाती है, कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है, और बड़े बड़े बागान इनके होते हैं। चाय के बागान बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा केरला में आपको रबड़ की खेती देखने को मिल जाएगी, यूपी में आपको शुगर केन की खेती मिल जाएगी, केरल में ही आपको जो सदर्न स्टेट्स हैं, खासकर केरल में आपको बनाना के प्लांटेशन देखने को मिलेंगे। और अगर आप आसाम आ जाते हैं वापस, तो यहाँ पर चाय के बागानों के साथ साथ आपको बैम्बू प्लांटेशन भी देखने को मिलेगी, जो मैं आपको भी बताना भूल गया था। तो बैम्बू भी एक प्लांटेशन क्रॉप में आता है। इसमें अब बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन है, वो कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो भी फसलें उगाई जाती हैं, जो भी क्रॉप आती है, उसको फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है विद इन फील्ड। जैसे अगर मैं चाय की बागान की बात करूं या रबड़ की बात करूं, तो रबड़ और चाय के बागान जहां होते हैं उनकी फैक्ट्रीज भी वहीं पर होती हैं। तो डेयरी लेटेक्स इकट्ठा किया जाता है, उधर डेयरी चाय की पत्ती इकट्ठी की जाती है, उनको फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और वहाँ प्रोसेस होता है, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन्हें पैक किया जाता है और फिर उन चीज़ों को मार्केट में बेच दिया जाता है। तो जो फार्मर है वही इंडस्ट्रियलिस्ट है।
इसे एग्रो इंडस्ट्री भी आप एक तरीके से कह सकते हैं, और इसमें बहुत रिच फार्मर्स ही बेसिकली इस एक्टिविटी को कर पाते हैं। तो ये कमर्शियल फार्मिंग का सबसे मॉडर्न मेथड है विच इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग मैंने आपको बताई है, ये आपकी ज्योग्राफी की जो NCERT बुक है उसके बेस पर है। ये वीडियो देखकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद।